तो क्वेश्चन आंसर को फोकस करना है, यहीं से ग्रोथ होगी मेन। देखो बहुत अच्छी तरह से समझो इससे, इसी से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 था, फिर से देखो इसे। 36 में मैंने कहा था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू। फ्लोकुलेशन वैल्यू को दूसरा नाम क्या है इसका? कोगुलेशन वैल्यू, ध्यान रखना। और कोगुलेशन जो सर वैल्यू, हाँ बताओ। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है, थोड़ा सा तेज कर दीजिए। ओके, कम आ रही है आपकी वॉइस बहुत। ठीक है। तो सर हाँ, सर आप अपने फोन से जो आपने अपने एयरप्लग्स वगैरह कनेक्ट किए हैं, हाँ, वो वाला माइक दो और लैपटॉप वाला बंद कर दो। अच्छा ठीक है, अभी सही कह रहे हो आप। एक मिनट, हाँ 1 सेकेंड। हाँ अब आ रही है सही आवाज? बताओ। आवाज आ रही है अब? यस सर। यस सर। अब क्लियर आ रही है, पहले आ रही थी? सर अब क्लियर है। अब है क्लियर? अच्छा ओके ठीक है, फिर तो इसी से पढ़ाता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू, ध्यान रखना। और ये कोगुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेटिंग पावर की। कोगुलेटिंग पावर है जो आपका, कोगुलेटिंग पावर के वैल्यू की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कोगुलेशन वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो कोगुलेशन पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोगुलेटिंग वैल्यू एंड कोगुलेटिंग पावर। ठीक, तो अब कोगुलेटिंग पावर आपको कौन सा रूल बताया था? एक हार्डी सुलजे रूल था। हार्डी सुलजे रूल क्या था? इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी, जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी उतनी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर वैलेंसी ज्यादा होगी तो कोगुलेटिंग वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो इसमें से पावर इसकी, देखो इसकी -1 है पावर, इसकी -2 है पावर, इसकी -3 है पावर, इसकी -4 है। देखो ये जितना इसमें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वो आपका वैलेंसी या चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा, अगर मैं कहता कि कोग्निटिंग पावर किसकी ज्यादा है, तो पावर किसकी ज्यादा है? जिसका चार्ज सबसे ज्यादा है उसका पावर भी ज्यादा होगी। लेकिन इसका अपोजिट हो गया फ्लोकुलेशन वैल्यू, यानी जिसका चार्ज सबसे कम है, तो सबसे कम किसका चार्ज है? फर्स्ट वाले का। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वन। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? सॉरी, फर्स्ट वन है जो, तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? इसकी। और सबसे कम कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? सीएल की। तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी होगी? सीएल की। और सबसे कम कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी होगी? फोर्थ वन की। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास फोर्थ वाला। ठीक है, वो कह रहा है मिनिमम बताओ, तो मिनिमम किसकी होगी? जिसकी कोगुलेटिंग पावर मैक्सिमम होगी, इसीलिए आंसर 4 हो गया। क्लियर है यहां तक? बताओ यस नो, क्लियर और नॉट? यस यस सर। सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 37 भी सेम है। देखो 37 भी सेम है जैसे पहले था। 37 में क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। तो नेगेटिव को कौन रिड्यूस करेगा, कौन पीपीटी बनाएगा? उसका प्लस वाला। अब देखो पहला है एल्युमिनियम क्लोराइड, फर्स्ट हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, आप कहोगे इसे Cl3 क्यों लिखा? क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, Cl की 1 होती है, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाते हैं। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम होता है के, सल्फेट होता है SO4, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाते हैं, तो ये बन जाता है K2SO4। ध्यान रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम होता है Na, हाइड्रोक्साइड होता है OH, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, तो सेम रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब इसमें से बताओ कि नेगेटिव चार्ज के लिए कौन इफेक्टिव होगा? जो प्लस वाला होगा, और जिसकी प्लस का चार्ज सबसे ज्यादा होगा।
ठीक है। तो कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज सस्पेंशन ऑफ क्ले इन वाटर नीड फॉर प्रेसिपिटेशन द मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट किसका चाहिए मुझे? मिनिमम अमाउंट का मतलब मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू किसकी होगी? जिसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो कौन सा आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 1 2 3 4 में से हार्डी सुलजे रूल लगाना है इसमें। कौन सा आंसर होना चाहिए, 1 2 3 या 4? ओके, श्रुति राइट आंसर है। यामिनी वेल ट्राई, बट एक बार और कोशिश करके देखो। और कोई इसके अलावा आंसर? 37 का आंसर हेमंत राइट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। देखो, रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव है तो उसमें प्लस चार्ज। एल्यूमिनियम का प्लस चार्ज सबसे ज्यादा है, +3। पोटेशियम का प्लस चार्ज है +2। एक के लिए एक, दो के लिए दो। सोडियम के लिए +1 और हाइड्रोजन के लिए +1। सोडियम का भी +1 ही होता है, लेकिन ये K2SO4 हो जाता है, तो इससे 2K+ निकल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1, यानी 37 का आंसर है 1। अब 38 क्वेश्चन देखो। विच इज नॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन? इन तीनों में से, चारों में से कौन सा है जो क्या नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है? कौन सा टिक करोगे आप लोग? कौन सा इसमें से ऐसा है जो वो नहीं है, क्या कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है? 38 बताओ जरा आंसर। स्मोक, इंक, एयर या ब्लड? कौन सा ऐसा है जो क्या नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं आता है? वो क्या है? स्मोक, इंक, एयर या ब्लड? ओके, चेक कर लेता हूँ मैं आपके आंसर को। हेमंत राइट आंसर है, और इससे पहले अंबिका राइट आंसर है। और किसने दिया था इसका आंसर? अंबिका, हेमंत राइट आंसर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है एयर। एयर जो होता है, एयर में क्या होता है? एयर क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है नहीं। एयर कहाँ से होगा कोलाइडल सॉल्यूशन? ठीक है। एयर में बहुत सारी गैसेस होंगी। O2 गैस हो गई, CO2 गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, तो मिक्स हो गए। तो इसको थोड़ी बोलेंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन। जो भी एयर का मिक्सिंग होता है कभी भी, एयर टू एयर, वो कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है, ध्यान रखना। एयर का मिक्सिंग कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब 39, विच वन इज नेचुरल कोलाइड? नेचुरल कोलाइड कौन सा? मैं इसका कई बार आपको बता चुका हूं कि कोलाइड होता है, नेगेटिव कोलाइड होता है या कोलाइड होता है। तो नेचुरल का मतलब जो अपने आप बनता है, इसको आप बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सा होगा? NaCl, ब्लड, या RCONA या शुगर? इन चारों में से कौन सा है जो नेचुरल कोलाइड है? सर ब्लड। हाँ, ब्लड राइट। तो ब्लड इज द राइट आंसर। ठीक है, अंबिका राइट आंसर है। यामिनी, तो 39 का आंसर क्या हो गया? ब्लड हो गया। ठीक। अब इसके आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। ये देखो, मेडिसिन, मैंने आपको कई बार कहा था कि मेडिसिन जो होते हैं कोलाइडल वाले बनते हैं। तो ये 30 वाला क्वेश्चन को सोचो, देखो कि मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव इफ दे आर यूज्ड इन। ये ज्यादा इफेक्टिव कब होंगे? पहला, कोलाइडल स्टेट में हो, या सॉलिड स्टेट में हो, या ग्रेनुलर। ग्रेन्युलर का मतलब होता है कि जब आप इसके छोटे छोटे पीसेस तोड़ दो, उसे कहते हैं ग्रेन्युलर। ठीक है। और ऑल ऑफ एबव, इन चारों में से कौन सा सही है? ग्रेन्युलर मतलब इस तरीके से होता है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा सही आंसर कौन सा है? कई बार मैंने मेडिसिन के बारे में आपको बताया हुआ है कि मेडिसिन होता है जो, उसको हम किस में यूज करते हैं ज्यादातर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो मेडिसिन के लिए हम क्या चीज कहेंगे? रिप्लाई करके बताओ, सोचो जरा। जो मेडिसिन बनाई जाती है, वो जो मोर इफेक्टिव होगी, वो किस बेस पे होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो जाए? अंबिका नो।
श्रुति नहीं, इसका ग्रैनुलर नहीं, कोलाइडल स्टेट में होना चाहिए। कोलाइडल स्टेट, ध्यान रखना, कोलाइडल स्टेट को सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना गया, क्योंकि आप कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हो। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो चीज हम देख रहे हैं वो किस में होना चाहिए, कोलाइडल स्टेट में होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होगा वो कोलाइडल स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, कोलाइडल स्टेट, क्योंकि आपको कई बार जब मैंने कहा, जब हम कोलाइडल का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, कोलाइड के एप्लीकेशन में हमने कहा था कि जो भी मेडिसिन होती है उसको, उसके पार्टिकल को हम किस रेंज की बनाते हैं, कोलाइडल रेंज की बनाते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है और वो जर्म्स या बैक्टीरिया को क्या करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना क्या होगा, ज्यादा जर्म्स उसमें या बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेगा या वहां एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसे किल कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए कोलाइडल स्टेट इसका आंसर है। तो कोलाइडल स्टेट है इसका आंसर। ठीक है, 40 का कोलाइडल स्टेट। अब है 41, एग एल्बुमिन इज, ये किस में आता है, एग एल्बुमिन आता है जो ये रिवर्सिबल कोलाइड है या लायोफिलिक है, प्रोटेक्टिव कोलाइड है, ऑल, ये सब में है। देखो, जो लायोफिलिक होते हैं वही प्रोटेक्टिव कोलाइड होते हैं, और लायोफिलिक क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। जो एग एल्बुमिन होता है ये लायोफिलिक कोलाइड, देखो खुद ही सोचो आप, लायोफिलिक ही प्रोटेक्टिव कोलाइड होते हैं, लायोफोबिक कभी भी प्रोटेक्टिव नहीं होते, केवल लायोफिलिक कोलाइड ही हर हमेशा क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। और लायोफिलिक क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, लायोफोबिक इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑल। तो एग एल्बुमिन किसका एग्जांपल हो गया, लायोफिलिक कोलाइड का। ठीक है, अब आता है 42 क्वेश्चन, जिलेटिन प्रोटेक्ट्स। जिलेटिन किस किस को, अभी मैंने आपको, जब मैं गोल्ड नंबर बता रहा था आपको, तो मैंने आपको जिलेटिन की वैल्यू बताई थी। जिलेटिन की वैल्यू 0.02 से समथिंग होती है, इतनी होती है। तो जिलेटिन का गोल्ड नंबर मैंने आपको बताया था, यानी जिलेटिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, जिलेटिन होता है, इसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है। तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा उसका, वो सबसे ज्यादा, उसका प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ध्यान रखना, जैसे अभी हमने फ्लोकुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन पावर के बारे में बताया था, या कोगुलेशन की पावर के बारे में। तो जितना गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी उतना प्रोटेक्टिव पावर उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो जो जिलेटिन होता है इसका गोल्ड नंबर सबसे मिनिमम होता है, ध्यान रखना। यानी ये सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है, प्रोटेक्टिंग कोलाइड होता है। प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, जिलेटिन की होती है। तो जिलेटिन किस किस को प्रोटेक्ट कर सकता है, गोल्ड सॉल्ट को, या AS2S3 सॉल्ट को, या FeOS3 का होल ट्वाइस होल थ्राइस है, या ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगभग ऑल। ये सबको क्या कर सकता है, कोलाइड कर सकता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है। तो जब भी आप प्रोटेक्टिव कोलाइड को मार्केट से खरीद के लाओगे तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसका गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर जितना कम होगा इसका मतलब है वो उतना ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा। हाँ, अंबिका राइट आंसर है, वेरी गुड। यामिनी, ओके। और इसके अलावा किसने आंसर दिया था इसका, श्रुति ने, ओके। ठीक है, तो इसको ट्राई करते चले जाना है, कोई बात नहीं। देखो गलत और सही ये प्रैक्टिस चलता है अभी, तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है बस, कॉन्सेप्ट सर हमें हाँ बताओ। सर मैंने 42 का आंसर नहीं दिया था, मैंने 41 का आंसर दिया था, वो गलत था। एक्चुअली अच्छा सर अच्छा, नेट प्रॉब्लम हो रही होगी तो आपके पास लेट रिस्पॉन्स आया। ओके। तो ठीक, इसके अलावा यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको। तो जिलेटिन सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है, जिसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है। और वो सबको, जो गोल्ड सॉल है, AS2S3 सॉल है, या FeOS के होल थ्राइस का सॉल है, इन सबको क्या कर सकता है, वो प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है, यानी उसे कोगुलेट नहीं होने देगा। ठीक है, इन तीनों में से किसी को कोई डाउट, नो सर। आगे करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो आप लोग, तो चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर को करेंगे। देखो ये सुलझे रूल आ गया, हार्डली सुलझे, देखो कई बार ये रूल आया है। देखो इस रूल को क्या है, एक स्टेटमेंट, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि रूल हर हमेशा आते हैं। हार्डली सुलझे रूल क्या कहता है, ग्रेटर द वैलेंसी,
जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इफेक्टिव आयंस, जितना क्या होगी वैलेंसी ज्यादा होगी, उतनी उस इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेटिंग पावर है वो उतनी ज्यादा हो जाएगी। ये हार्डी सुलजे रूल है, एक लाइन का स्टेटमेंट है बस, उसे याद करो बैठ के कि हार्डी सुलजे रूल क्या है, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको बताना है 44 का आंसर। समझो अब इसमें पहला लिखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग बेटर कोगुलेटिंग एक्शन ऑन कोलाइड्स देन इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा सोल आर कोगुलेटेड बाय इफेक्टिव आयंस। इफेक्टिव का मतलब होता है अपोजिट। जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव सोल है, तो पॉजिटिव सोल को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? नेगेटिव सोल, नेगेटिव आयंस। तो नेगेटिव आयंस को हम यहाँ पे कहेंगे ये इफेक्टिव आयन है, क्योंकि यही काम करेगा। अगर मैं बोलूंगा कि NaCl डालूंगा तो NaCl में प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन इसमें इफेक्टिव कौन सा है? माइनस वाला इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं इफेक्टिव आयन, ध्यान रखना। तो कह रहा है सोल आर कोगुलेटेड बाय इफेक्टेड आयंस whose charge is opposite to that of sol, and ions of higher charge are much more effective than the ions of lower charge. Third है charge of the ions has no effect on the coagulation of a sol. और चौथा है sols are coagulated only by those ions whose charge is similar to that of the sol. अब बताओ इनमें से, तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे रिप्लाई करो, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इससे मुझे बताओ अब रिप्लाई करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्डी सुलजे रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक स्टेटमेंट है, इसको बताओ इन चारों में से कौन सी चीज वो बोलता है। नो आंसर, रिप्लाई करो इसमें अब। 1 2 3 या 4? देखो पहला क्या कह रहा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तो हमें जरूरत ही नहीं है। जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं है, जो न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिसमें चार्ज नहीं होता, तो कोगुलेटिंग हो ही नहीं सकते, वो कहाँ से कोगुलेट करेंगे? सेकंड है इसमें सोल्स आर कोगुलेटेड बाय इफेक्टिव आयंस। मैंने अभी कहा था इफेक्टिव आयंस की वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कोगुलेट होते हैं, यानी प्रेसिपिटेट होते हैं, जिसका अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, जिसका अपोजिट चार्ज होगा। हाँ, यामिनी राइट आंसर है, वेरी गुड। तो ये सेकंड आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। देखो, और ये क्या कह रहा है कि जो अपोजिट चार्ज है वही क्या करेगा? कोगुलेट करेगा, बस, बाकी नहीं करेंगे। दूसरी चीज देखो, उसने वैलेंसी नहीं कहा, वैलेंसी की जगह पे क्या कह दिया? हायर चार्ज। एक ही बात है, देखो जिस आयंस का चार्ज ज्यादा होगा, हायर चार्ज, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी जल्दी कोगुलेट कर देगा। किसके कंपैरिजन में? जिसका लोअर चार्ज होगा। यही तो हम हर बार करते आ रहे थे कि जिसका चार्ज ज्यादा है वो क्या है? मोर इफेक्टिव है, यानी उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है। हाँ सुमित, राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकेंड वन। इसे याद कर लो। देखो लैंग्वेज चेंज कर देता है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव में यही होता है, और उसमें यही होता है कि उसमें आपको डिक्टो आंसर मिलेगा, और इसमें क्या होगा? लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज अलग अलग करके दे देंगे। तो इसका आंसर है सेकंड, 44 का। अब 45 एक बार पढ़ो। मिसेल्स, अभी मैंने आपको कहा था कल, मिसेल्स के बारे में आपको कल डिटेल से बताया था मैंने। मिसेल्स किसके लिए यूज होगा? एन एग्जाम्पल ऑफ मिसेल इज मिसेल AS2O3 सॉल्ट, या रबी ग्लास, या Na2CO3 सॉल्यूशन, या सोडियम स्टेरेट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इन चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए? व्हाट विल बी? हाँ, अंबिका, सुमित राइट आंसर है, यामिनी राइट आंसर है। तो इसका आंसर है फोर्थ वन। देखो स्टेरेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। इसे कहते हैं सोडियम स्टेरेट। ये किसका काम करता है? सोप का काम करता है। जब भी आप सोप को लोगे और इसको वाटर में डालोगे तो ये मिसेल्स टाइप का बना लेगा। इस तरीके से आपको दिखाया था, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये सोप मिसेल्स बन जाता है। तो मिसेल्स सोप या डिटर्जेंट से बनता है, ध्यान रखना। तो सोप या डिटर्जेंट है, तो सोप का फॉर्मूला होता है सोडियम स्टेरेट। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन C17H35COONA।
तो जो सी और एच होता है इसे जिगजैग मोशन से दिखाते हैं। ऐसे जितने ये मोशन ऐसे सी दिखाया जाता है, 1 सी, 2 सी, 3 सी, तो ऐसे 17 दिखाए जाएंगे इस तरीके से। ये तो हम शॉर्ट में ऐसे दिखा देते हैं, ये कोई लाइन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन को दिखाने का तरीका है एक, ठीक है। और इसको चारों तरफ से घेर देते हैं ये, तो इसे हम कहते हैं मिसेज एग्रीगेशन हो जाता है जिसमें, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है वो किस रेंज में आ जाता है, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम कहाँ पढ़ते हैं, कोलाइड में पढ़ते हैं, क्योंकि जब लो कंसंट्रेशन होती है तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये कोलाइड की तरह बिहेव करता है। तो फोर्थ आंसर। कोई डाउट किसी को? अब क्वेश्चन नंबर 46 में देखो फिर आ गया मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू। अब मुझे इसका आंसर दे दो। अब तो उसने चार्ज भी दे दिया सबका, अब तो इसका आंसर सबको देना ही पड़ेगा। कई बार मैंने ये रूल बता दिया आपको कि ये कौन सा रूल है, हार्डी सुलजे रूल है। तो अब फ्लोकुलेशन वैल्यू मिनिमम किसकी होगी, जिसकी कोलाइडिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ठीक है। कोगलेटिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा होगी। श्रुति बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो देखो यहाँ पे हार्डी सुलजे रूल लगेगा। फ्लोकुलेशन वैल्यू का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलीग्राम में होना, मिलीमोल्स में होना चाहिए, जो 1 लीटर सॉल्यू, अंबिका राइट आंसर है आपका। 1 लीटर अगर आपके पास कोलाइडल सॉल्ट है तो उसे कंप्लीटली क्या करेगा, कोगुलेट कर देगा, ठीक है, वो भी 2 घंटे में। तो उसे कहते हैं उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू, और वो इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोगुलेटिंग पावर की। तो देखो कोगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा है, हार्जी सुलजे ने क्या कहा था, इसने कहा था कि वैलेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है। सेकंड जिसकी ऑप्शन। वैलेंसी ज्यादा होगी, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, और उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। तो इसने कहा है मिनिमम बताओ, तो मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू किसकी होगी, जिसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा। यानी इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड आंसर। हाँ सुमित राइट आंसर है, तो सेकंड इज राइट आंसर। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी सुलजे रूल, इससे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो रूल पूछ लेंगे आपसे, और या फिर क्या पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस, क्वेश्चन ही दिया होगा आपको। अब देखो ये क्वेश्चन है 47 में देखो गोल्ड नंबर दे दिया। अभी मैं आपको क्या कह रहा था, गोल्ड नंबर क्या कहा था आपको मैंने, जितना गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उतना ज्यादा वो पावरफुल होगा। अब वही क्वेश्चन दे दिया आपको। गोल्ड नंबर की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 0.04, बी की है 0.02, सी की है 10, और डी की है 25। तो इसमें से बताओ कि प्रोटेक्टिंग पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है इसमें से, बताओ मुझे जरा, रिप्लाई करो, दिमाग लगाओ आप भी खुद। आप ही करोगे तभी आएगा। हाँ हेमंत राइट आंसर है, श्रुति राइट आंसर है, अंबिका राइट आंसर है, सुमित आप मिस कर गए थोड़ा सा। इसके अलावा और यामिनी, देखो गोल्ड नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज देखनी है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, गोल्ड नंबर की वैल्यू दी हुई है। देखो गोल्ड नंबर अब आपके पास देखो ये है 0.04 और 0.002 और फिर 10। तो सबसे कम गोल्ड नंबर की वैल्यू किसकी है, बी वाले की। देखो ये बी की वैल्यू है 0.002। तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा, यानी बी सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब बी तो पहला ही है, देखो आगे देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। एक देखा आपने, देखो बी है, ए बी सी डी, तो पहले ही टिक हो गया। अब चेक कर लेते हैं और देखो इसके बाद कौन है, इसके बाद इससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू किसकी है, ए की है, तो ए आ जाएगा इसके बाद। फिर 10 और 25 में से कम कौन है, सी वाला 10, तो सी हो गया, और लास्ट में डी हो गया। तो ये इससे मैच करेगा, ठीक है।
अभी आपको ध्यान रखना है, जिसकी गोल्ड नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम, वो बेकार क्वालिटी का है बहुत ज्यादा। और जिसकी गोल्ड नंबर की वैल्यू क्या है, कम है, इसका मतलब उसकी प्रोटेक्टिव पावर क्या है, ज्यादा है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 47। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 पे। ये देखो, ये गोल्ड नंबर का ही क्या आ गया, डिफाइन आ गया है। ये याद करना पड़ेगा आपको, गोल्ड नंबर भी आता है, डिफाइन गोल्ड नंबर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, ऑन एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl। ध्यान रखो, हमने क्या कहा था डिफाइन में, गोल्ड नंबर की डिफाइन क्या थी, गोल्ड नंबर कहता था कि जितने मिलीमोल्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव कोलाइड को डालेंगे हम किसी में भी मिलीमोल्स में, ध्यान रखना, ताकि क्या होगा कि जो 10 ml, देखो 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल, जो 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल होगा, अगर उसमें मैं 1 ml ऑफ 10% NaCl मिलाऊंगा तो कोगुलेशन नहीं होगा, वो प्रिवेंट कर देगा, कोगुलेशन होने नहीं देगा। तो जितने मिलीमोल्स में मिलाऊंगा वो उसका गोल्ड नंबर हो जाएगा। तभी तो मैंने कहा अगर आप कम मिलाओगे तो कम होगा। सुमित, ओके, सुमित इसका आंसर आपने इस ट्राई सही किया है, लेकिन अब देखो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, गोल्ड नंबर की डिफाइन वही कह रहा है। देखो, ऑन एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl टू 10 ml गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल में अगर हमने इसमें डाला इन प्रेजेंस ऑफ 0.025 ग्राम ऑफ स्टार्च, स्टार्च का इतना ग्राम डाल दिया, ठीक है, द कोगुलेशन इज जस्ट प्रिवेंटेड, कोगुलेशन रुक गया, तो गोल्ड नंबर क्या होगा, तो गोल्ड नंबर में देखो ये ग्राम में दिया हुआ है और हमें किस में चाहिए, मिली मोल्स में। तो मिली मोल्स में चाहिए तो क्या करेंगे हम, इसको इसको किससे डिवाइड कर देंगे, मोल्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मोल्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, क्योंकि मोल्स में हमें चाहिए मिली मोल्स में। तो ये जो वैल्यू दी हुई है इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे स्टार्च के किससे, मोलर मास से। ठीक है, तो ये मोलर मास से डिवाइड करेंगे या मिलीग्राम से भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा लगभग ये 25। ठीक है, ये क्वेश्चन आता नहीं है वैसे आपके पास, कॉन्सेप्चुअल में ही आता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना ये मिली मोल्स में या मिलीग्राम्स में बोला हुआ है। ठीक है, तो ग्राम को ये मिलीग्राम ही कर दो यहाँ पे। तो ग्राम्स, ये ग्राम में दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं, ये ग्राम में दिया आपको। अगर ये मिलीग्राम में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो मिलीग्राम में आ जाएगा। तो मिलीग्राम में आएगा 25। अच्छा अच्छा, आपने 49 का आंसर बता दिया, ओके। तो इसका आंसर है फर्स्ट, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मिलीग्राम्स में चाहिए, आपको ग्राम में दिया हुआ है, ध्यान रखना कि मिलीग्राम्स में है तो मिलीग्राम्स में ही हमें आंसर चाहिए होता है। अब 49 क्वेश्चन देखो, गोल्ड नंबर इज मेजर ऑफ, पहला है द अमाउंट ऑफ गोल्ड present in the amount of gold present in the colloidal solution, the amount of gold required to break the colloid, the amount of gold required to protect the colloid, या फिर नन ऑफ दीज। हाँ सुमित, सही बताया आपने आंसर। इसके अलावा और कोई आंसर, इसके अलावा एक मिनट, हाँ श्रुति सही है, यामिनी सही है, नहीं ये वाला आंसर ना, नहीं नहीं, 49 में आंसर है जो, वो है आपका अंबिका, श्रुति, यामिनी, ओके। देखो इसमें गोल्ड का कोई मतलब नहीं है, इसमें तो कोई भी सब्सटेंस हुआ, गोल्ड नंबर क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट करते थे हैं वो किससे किया गया है, गोल्ड से किया गया। देखो हमने 10 ml गोल्ड सोल को लिया, इस सोल में हमने क्या किया, 1 ml 10% NaCl मिलाया। अब हम प्रोटेक्टिव कोलाइड को इतना डालेंगे कि ताकि ये ना क्या ना हो, इसमें कोगुलेशन ना हो, इसमें कोगुलेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड से कोई चीज रिलेटेड होगी, तो अमाउंट ऑफ गोल्ड तो है ही नहीं, अमाउंट ऑफ गोल्ड है ही नहीं कहीं से कहीं तक, गोल्ड का कोई मतलब नहीं है। गोल्ड तो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में यूज किया था गोल्ड सॉल्ट को, इसीलिए इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, गोल्ड सॉल्ट रख दिया। तो ये फोर्थ आंसर है, नन ऑफ दीज,
गोल्ड नंबर है जो, वो क्या मेजर करता है, वो करता है प्रोटेक्टिंग कोलाइड को मिलीग्राम्स में, ठीक है, मिलीग्राम्स में होना चाहिए, ताकि क्या होगा जब 10 ml गोल्ड सॉल्व होगा, इसमें आप 1 ml 10% NaCl मिलाओगे तो कोगुलेशन होगा, तो वो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाओगे मिलीग्राम में, जिससे क्या होगा कोगुलेशन रुक जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसका गोल्ड नंबर कहते हैं। तो इससे गोल्ड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4th वन। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है नहीं आपके पास शायद, फिर भी देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है जो 50 में है, ओपल मिनरल विद लिक्विड इंक्लूजन्स इज अ, ओपल आपने सुना होगा या नाम नहीं सुना होगा, ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है जेल का, ये फर्स्ट आंसर है, ये जेल यानी लिक्विड डिस्पर्स इन सॉलिड फेज। लिक्विड डिस्पर्स यानी कि जो लिक्विड है आपका, ये कम अमाउंट में होना चाहिए, या डिस्पर्स फेज है, और सॉलिड होना चाहिए, ये ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, ये डिस्पर्सन मीडियम है, उसे कहते हैं जेल, ठीक है। जेल का मतलब लिक्विड कम अमाउंट में होगा, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में होगा, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये याद करने वाला है। अब है 51 क्वेश्चन। 51, इन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैंने आपको कहा था टाइप्स ऑफ कोलाइड में 3 तरह के कोलाइड होते हैं। एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है, जो छोटा पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, वो आपस में कंबाइंड होते हैं और कोलाइडल पार्टिकल्स में आ जाते हैं, उसे कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक है। और एक होता है मैक्रो, जिसमें बड़ा टूट के छोटे में आता है। क्वेश्चन क्या है, इन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड सॉल्यूशन एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय, किस चीज के थ्रू क्या होते हैं, वो कंबाइंड होते हैं। पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्स, आयनिक बॉन्डिंग, या पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सा फोर्स लगता है, बताओ इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या वैन डर वाल्स फोर्स होगा, या आयनिक बॉन्डिंग होगी, या पोलर पोलर वाला होगा, कौन सा आंसर आप क्लिक करोगे। देखो, जिसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होता है, इन जनरल न्यूट्रल यानी जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा एक मिनट, आंसर आया है कोई, सुमित, हाँ राइट आंसर है। इसके अलावा और कोई आंसर, इसका आंसर है, ध्यान रखना, अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो उसके बीच में या दुनिया के कोई भी मॉलिक्यूल के बीच में एक ही फोर्स लगता है, और वो है वीक वैंडरवाल फोर्स। ध्यान रखना, वीक वैंडरवाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे लगेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे लगेगी जहां पे हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन किसके साथ होगा, फोन के साथ, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है सारे एटम के साथ। आयनिक बॉन्ड कहाँ पे होगा, जहाँ पे चार्ज होंगे, जैसे प्लस माइनस का चार्ज होगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सारे एटम या मॉलिक्यूल चार्ज होंगे। पोलर के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, तो इन सब के लिए कंडीशन चाहिए। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए, जहां पे कोई भी मॉलिक्यूल आपने पास पास रख दिए, तो आप बोलोगे कि इस मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स है, तो वैन डर वाल्स फोर्स है किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, इसीलिए सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो 51 का आंसर हो गया आपके पास वैन डर वाल्स फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, वीक होता है वैन डर वाल्स फोर्स, ये साइंटिस्ट था, उसके नाम से इसे कहा गया है, वैन डर वाल्स साइंटिस्ट का नाम है उस, ठीक है। तो 51 भी हो चुका है। 52, इसको साथ साथ याद भी करना है कि सोचो याद करना है इसे किसी भी हालत में। देखो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है कि जैसे आपने सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में अगर आपने लाइट पास करी, तो लाइट क्या होगी, यहाँ से स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ आपको चमकने लगेगी चीजें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन व्हेन लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडर सॉल्यूशन। अगर कोलाइडर सॉल्यूशन से लाइट पास करोगे तो ये क्या होने लगेगा, कोलाइड करने और स्कैटरिंग होगी लाइट की, चमकने लगेगा, ल्यूमिनस पाथ हो जाएगा, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये बताओ कि कौन सा जो सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, वेल ट्राई,
लेकिन और कोई आंसर इसके अलावा? और ट्राई करके देखो जरा, कौन सा आंसर आप टिक करोगे? अंबिका, हेमंत, ओके, ठीक है, वेरी गुड। यामिनी, ओके। देखो, पहली चीज है, सस्पेंशन को छोड़ देते हैं। स्टार सोल और गोल्ड सोल, ये दोनों के दोनों क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये दोनों तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जो, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? टिंडल इफेक्ट को शो करता ही करता है, ध्यान रखना। कोलाइडल सॉल्यूशन, सोल का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। तो स्टार्च और गोल्ड सोल क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो इनकी तो मजबूरी है, ये तो करेंगे ही करेंगे किसी भी हालत में। अब आता है सस्पेंशन और NaCl में। तो NaCl होता है ट्रू सॉल्यूशन, अगर आपको याद होगा तो ये होता है ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन को मैंने आपको बताया था कि अगर आपने यहाँ से क्या किया, ट्रू सॉल्यूशन इसमें फिल कर दिया है, ठीक है, और यहाँ से अगर आप लाइट पास आउट कराओगे, तो जैसे ही ये लाइट यहाँ पहुंचेगी तो आपको अंधेरा दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। देखो, ये लाइट यहाँ से आई है और फिर यहाँ से चली जाएगी, लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ डार्क दिखाई देगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है ट्रू सॉल्यूशन के केस में, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। लाइट इससे टकराएगी लेकिन इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका साइज ही बहुत छोटा होता है। ठीक है, इतना छोटा साइज होगा, जैसे आपने दीवार पे बॉल फेंकी तो बॉल टकरा के आपके पास आ जाएगी, यानी रिफ्लेक्शन के चांस है। दीवार बड़ी है, लेकिन अगर आपने वहां पे ये छोटे से पिन रख दिए, कोई पता ही नहीं चल रहा है, तो अगर आप बॉल फेंकोगे तो ये वापस नहीं आने की, बॉल उससे टकरा के। ठीक है, तो ऐसे जो छोटा पार्टिकल होता है उससे अगर लाइट टकराएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, इसीलिए ये आपको पूरा एरिया डार्क दिखेगा, इसमें कोई लाइट नहीं होती है। ठीक है, वो किस केस में होता है? ट्रू सॉल्यूशन में होता है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। और सस्पेंशन का कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें साइज बड़ा होता है। अब साइज बड़ा होगा तो अगर मैंने आपको बताया था इसके लिए कंडीशन क्या है, कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है, लाइट की वेवलेंथ और जो पार्टिकल का साइज है, अगर वो लगभग लगभग मैच कर गया या थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इसमें सस्पेंशन के चांस हैं कि उसका साइज हो सकता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से मैच कर जाए या थोड़ा डिफरेंस हो। तो इस केस में ये कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये 52 क्वेश्चन हुए हैं। टाइम ऑफ हो रहा है, दोबारा रिज्वाइन करो इससे, क्योंकि टाइम ऑफ होने वाला है। रिज्वाइन करना है दोबारा सेम आईडी पे।